स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। चलो तुम लोगों को फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिया जाए, है ना। चलो जरा पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 दे रखा है, 19 दे रखा है, 26 दे रखा है, 33 दे रखा है और क्या पूछ रहा है, 10वीं संख्या बताओ। कौन सी संख्या? 10वीं। अब देखो बहुत आसानी से इसको बता सकते हो, ठीक है ना। तुम्हें करना क्या जरा वो देख लो। 10वीं संख्या पूछ रहा है ना, तो 10वीं पूछेगा तो जानते हो क्या करना है। देखो 10वीं का मतलब ऐसे लिख सकते हो T10, अगर 9वीं रहता तो T9 लिखते, 8वीं रहता तो T8 लिखते, ठीक है ना। 10 में से कम कर देना, लिख देना A प्लस 9D। यानी अगर कह दो कि अगर 11वीं रहता तब क्या होता है, A प्लस 10D। अगर 100वीं रहता तो A प्लस, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब A का मतलब होता है प्रथम पद और D का मतलब होता है अंतर। तो जरा इनमें अंतर देखो कितना है, 19 और 12 और 19 का अंतर कितना है, 19 और 26 का अंतर, इसका अंतर, हर जगह अंतर क्या है, समान है ना, 7 है ना। तो इसमें लिख दो। तो A का वैल्यू कितना है, 12 है, और 9 अगुले D का वैल्यू कितना है, 7 है। तो 12 प्लस 9 सत्ते 63, कितना आ गया, 75 आ गया ना। यानी 10वीं संख्या क्या होगी, 75 होगी। कोनो दिक्कत है क्या? यानी कोई भी जो श्रेणी दी रहेगी उसको पहले ये देखना है कि उसमें क्रम होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं भैया, समांतर श्रेणी। देखो इसमें अंतर क्या है, हर जगह समान है। 10वीं पूछा तो A प्लस 9D, 11वीं पूछता तो A प्लस 10D, 100वीं पूछता तो A प्लस 99D, कर लेता ना। और A पहला पद हो गया और D वो अंतर हो गया। कोई दिक्कत है क्या ऐसे सवाल में, तो लगा लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है जरा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। कितनी घट जाती है, 25%। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल कहे तो सबसे पहले क्या करा, घट जा रही है ना, तो जो कहेगा वो ऊपर लिख दो। यानी कितना परसेंट करा, 25, घट रहा है ना, तो 100 में से तुम ही घटा देना। तो 100 में से उतना घटाओगे तो कितना आएगा, 75 गुणे 100। इसी को साल को लो 25 तिहाई, 100/3 को क्या लिखते हो, 33 है, 1/3%। कोई दिक्कत है? अरे कहता 25% बढ़ जाती है। अगर शुरुआत में कहता तब क्या करते, 25/125 गुणे, तब 25/125 तब कितना होता है, 20%। घटाना पड़ता है, अगर बढ़ाएगा पहले तो बाद में घटाना पड़ेगा, मूल वही पूर्वत रखने के लिए, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझे। चलो तो समझते चलना है ना। कहीं दिक्कत होगा तो बताना जरूर, ठीक है। हाँ अब देखो ये वाला सवाल तुम लोग देखे होगे, तुम लोगों की परीक्षाओं में जरूर पूछता है, धोखा देने वाला सवाल है, ठीक ना। हाँ तो धोखा देने वाला सवाल है, जरा सुन लो इसको। एक दुकानदार धोखा दे रहा है, ठीक ना। वैसे तो इंसान धोखा देता है, लेकिन इसमें कौन धोखा दे रहा है, हाँ खुश हो रहे हो। चलो तो अगला देखो। तो एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, देखो ध्यान से सुनना, खरीदने में और बेचने में, दोनों में धोखा दे रहा है। खरीदने में भी धोखा दे रहा है और बेचने में भी धोखा दे रहा है। और कितने परसेंट का, 1% का। तो इसका मतलब वो 2 बार धोखा दे रहा है। एक बार खरीद रहा है तब फायदा कमा रहा है, और एक बार बेच रहा है तब फायदा कमा रहा है। तो ऐसे सवाल को लगाते हैं फार्मूला A + B + AB/100। तो बस यहाँ पर रख दो 1 + 1 गुणे 1/100, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। प्लस 1 का नाम, तो ये अगर 1/100 को करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.01। भाई 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 0.01। किसी को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 2.01% धोखा दे रहा है, यही ना। अगर 5% रहता तो क्या कर देते, 5 + 5 + 5 गुणे 5/100। 10 रहता तो 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। 15 रहता तो 15 + 15 + 15 गुणे 15/, नहीं बुझे का। अब धोखा दे पाएगा ये वाला सवाल, हाँ। चलो अगला फल देखा जाए। देखो अगला वाला जो सवाल है वो साझेदारी का सवाल है। सवाल तो बहुत बड़ा है, 3 2 5 लाइन में है ना, हाँ, लेकिन लग जाएगा मुश्किल से। देखते हैं कितने लाइन में, और देखा जाए सवाल देखो बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा देख करके सवाल को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सवाल को बड़ा देख करके छोड़ दोगे तो फिर वो सवाल लग नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ चलो जरा देखो, कर P और Q 2 लोग हैं, ये 5 और 13 के अनुपात में निवेश कर रहे हैं। कितना, तो कभी भी ये देखना चाहिए कि किस अनुपात में निवेश कर रहा हूँ, कितने दिनों तक कर रहे हैं। तो जरा सवाल को पढ़ो तो पता चलेगा, 6 महीने तक निवेश कर रहे हैं। कितना महीने तक, 6 महीने तक। तो 6 महीने के बाद से इनका देखो क्या बोला, Q ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, उन्होंने लाभ का 25 और 26 अनुपात कमाया।
तो क्यू ये पी है और नीचे कौन है क्यू है, तो क्यू 6 महीने तक लगाया है और इसका पता नहीं ये कितने दिन तक लगाया है। नहीं समझे? वही तो पूछा है ना कि पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई थी, यानी वो हमको नहीं पता है। कोनो दिक्कत है क्या? तो इसी को सॉल्व कर लेना। देखो एक लाइन का सवाल है ये, 13 दूना 2 तिहाई है ना, अब 5 बच्चे, अब 5 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? कितने लाइन का सवाल है ये? 2 लाइन। नहीं समझे? क्यू जितना दिन कर रहा था क्यू को उतना दिन निवेश करा दिया, पी का हमको पता नहीं था और वही बाद में उसका जो लाभ होता है वो लाभ का अनुपात 25/26 था, उसी को बराबर कर दिया, आंसर आ गया। नहीं आ गया? बोलो। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो एक शायरी सुना दें तो सुन लो। खुद से हार गया तो बात अलग है, खुद से हार गया तो बात अलग है, नहीं तो मैं झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा लें, मुसीबतों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। ठीक है? हाँ, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है देखो नल और टंकी का, छोटा सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल फिर वही 4 लाइन है, 4.5 लाइन का है, लेकिन सवाल कितने देर में लगेगा वो देखा जाए, है ना? सवाल है देखो 2 टैंक हैं, दोनों खाली कर रहे हैं, एक 9 मिनट में खाली कर रहा है और एक कितने देर में खाली कर रहा है? 6 मिनट में। तो पूछ रहा है अगर दोनों एक साथ कितने देर में खाली कर सकते हैं? कोनो दिक्कत नहीं है। 9 है ये 6 है, इसका सबसे पहले ज्ञात कर लो एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बताए भी थे, जो बड़ी संख्या होती है उसका 1 में गुणा करो पहले, तो 9 का 9, तो 9 से ये 9 तो कट जाएगा, लेकिन 6 काट पाएगा क्या 9 को? तो 2 का गुणा करो, 9 दूना तो 18, 9 काट देगा कि नहीं 18 को? अच्छा, इसका मतलब 18 क्या हो गया? उसका एलसीएम हो गया ना? बोलो। ये टैंक 1 है, टैंक 2 है ना? अब देखो इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? क्षमता बराबर होता है, देखो कुल काम 18 है, कुल काम कितना है? तो काम बटा समय होता है क्षमता, तो 18/9 करोगे कितना आएगा भैया? और इसका कितना आ जाएगा? 3। यानी टैंक 1 की क्षमता कितनी है? 2। टैंक 2 की क्षमता यानी ये अगर घंटा की बात करें तो 1 घंटा में 2 लीटर खाली कर रहा है, अगर मिनट में होता तो 1 घंटा में ये 1 मिनट में ये 2 भाग खाली कर रहा होता, यही ना? अब जरा देखो तो कुल काम इसका कितना है? 18 है, और ये कितना खाली कर रहा है? अगर दोनों ये 2 कर रहा है और ये 3 कर रहा है तो दोनों मिलकर के कितना खाली कर रहे हैं? तो बट्टे 5 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? ये 5 तिहाई 15, 3 बचा ना, सही 5, यानी 3 सही 3/5 मिनट में ये खाली हो जाएगा, यही ना? मिनट में दे रखा तो मिनट में खाली हो जाएगा, कोई दिक्कत? घंटे में दे रहा होता है तो घंटे में खाली हो जाता है। बोलो। हाँ, कोई दिक्कत है? आ गया ना? हाँ, अगला सवाल देखो जरा। सवाल फिर सवाल बड़ा है, फिर वही तुम्हारा टेंशन आया, लेकिन लगेगा कैसे वो आओ देखते हैं, है ना? सवाल पढ़ लो पहले पूरा का पूरा, सवाल पहले पढ़ लो। सवाल पढ़ लिए? बोलो। तो सवाल क्या है देखो, कह रहा 3 ठो ब्याज है, एक है 4% और एक है 6% और एक है 8%। जरा इसको इसका अनुपात ज्ञात कर लिया, इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसको उल्टा, तो क्या हो जाएगा? 1/4 अनुपात, और इसका अनुपात ज्ञात कर लो। ऐसे सवाल में तुम्हें क्या करना है, जब अभी साधारण ब्याज का सवाल होगा आप तीनों से करा कि साधारण ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा है। क्या? साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होना चाहिए। इस सवाल को लगाने का कंडीशन है कि ब्याज क्या होना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। अगर ब्याज बराबर मिल रहा हो, 3 अनुपात दिया हो, चाहे 4 दिया हो, चाहे 5 दिया हो, चाहे 2 दिया हो, कितना भी अनुपात दिया हो, उसको उल्टा कर देना है। देखो पहला लाइन समझ में आया? अब ये देखो टेढ़ा हो गया। तुम्हें पता है ना जो टेढ़ा होता है उसे सीधा कर देना चाहिए, जो टेढ़ा होता है उसे क्या कर देना चाहिए? तो कर लो भैया। तो जरा बताओ 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना? तो सब में 24 का गुणा कर दो। कितने का गुणा कर दो? 24 का हर जगह गुणा कर दो। कोई दिक्कत है क्या? आर्तरिक 6 चौक 4 छक, अनुपात क्या आ गया? 6:4 कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला तुमने क्या किया? ये सवाल कब लगाना है? 3 रेट दे रखा है, साधारण ब्याज का सवाल होना चाहिए, साधारण ब्याज बाद में क्या होना चाहिए? बराबर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना? तो उसको उल्टा करके रेशियो ज्ञात करना है। रेशियो ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या कर रहा है कि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है। इसका मतलब 6, 4 और 3, इन तीनों का योग कितना है? 2600 है। तो इसको जोड़ लो जरा, 6, 4 10 3 तो 13 बराबर 2600। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? कट जाएगा ना, ये 13 दूना, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा?
तो 1 का मान 200, तो 6 का मान 6 का मान 6 दूना कहीं और याद में हो का? तो 2 दूना 400 और 3 दूना यही ना? बोलो अरे फौरी, ये 2 चौके 800 हो जाएगा ना वो? हाँ देखो, हम भी लगता है कहीं और याद में है ना? हाँ तो 2 छक्के 1200, 2 चौके 800 और 2 तिहाई, ठीक है? हाँ तो क्या हो जाएगा? 1200, 800 और 600, यही राशि हो जाएगी। कोई दिक्कत? हाँ चलो अब अगला देखा जाए। अब बताओ ये सवाल बड़ा है क्या? नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? आना भी चाहिए, है ना? हाँ अगला सवाल जरा देख लिया जाए। यो सवाल फिर लगाया जाएगा छोटे तरीके से, है ना? करा 2 साल के लिए निवेश की गई एक धनराशि 20% की दर से। तो मैं बताए थे A + B + AB / 100 बताए थे ना? तो जब 2 साल के लिए निवेशित किया जा रहा है तो जरा लगा लो, तो 20 + 20 + 20 गुणे 20 बटा 0 से 0 कट गया, 20 20 40 और 2 दूना 4, कितना आ गया भैया? इसका मतलब है 20% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाए तो 2 साल बाद कितना मिल जाएगा? मूलधन होता कितना है भैया? 100%। मूल होता है 100 और 44 मिला ब्याज, तो कुल कितना हो गया? 144। और 144 का मान दे रखा है 324 रुपया, क्योंकि क्या बोल रहा है? क्या बोला वो? 324 रुपया बन जाती है। बन जाती माने हो जाती है, यानी 100 अपने पास था, 44 का ब्याज मिला तो 324 रुपया हो गया। इसका मतलब 144 बराबर 300। तो पूछ रहा है कि कितना राशि निवेश किया गया था, माने कितना राशि निवेश किया गया था? 100% ना भैया? तो पूछ रहा है 100% बराबर कितना? तो बस तिरछी तिरछा गुणा कर दो, यानी 100 गुणे 324 अब बटा 12 से काट दो, 12 बार 144, अब 12 से देखो कर जाएगा ना? 12 दूना कितना बचा? 8 और हो जाएगा 4 यानी 84, है ना? तो कितना हो जाएगा? 12 फत्ते 84। कोई दिक्कत? 3 चौक को 3 नवा और 4 से कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो 25 गुणे 9 आया ना? तो 25 नवा 225, यानी राशि कितना थी? 225। समझ में आना? अब एक बात बताता कह दो कि ये तो इतना बड़ा आप लगाए हैं, ध्यान से समझो भैया। 20% का रेट तुम्हें पता होना चाहिए 44 होता है। अगर 10 का कहते तो तुम्हें नहीं पता, 10 10 को जोड़ना, फिर उसके बाद फिर 10 का 10 में गुणा करके 100 से भाग देना है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कितना होगा इसका? 21%। 20 का कितना होगा? 44%। 30 का कितना होगा? 30 30 60 और 30 और 30 का गुणा करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा? 69%। होगा कि नहीं होगा? तो ये सब याद होना चाहिए, है ना? अब याद रहता 20 का 44% होता है तो तुम डायरेक्ट 2 लाइन तो कमवा करते कि नहीं करते, है ना? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल जरा देखा जाए। यो सवाल यही है, 2 घोड़े हैं और वो दौड़ रहे हैं, ठीक ना? 2 घोड़े हैं, दौड़ रहे हैं और रेस में भाग ले रहे हैं, ठीक ना? हाँ तो अब देखते हैं वो करा पहला घोड़ा दूसरे घोड़े की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये घोड़ा है जो दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है ना? चलो कहा जाता ना, जब दांव जिंदगी पर लग जाती है तो रेस भी जीतना मजबूरी हो जाता है और साथ साथ में जरूरी भी हो जाता है, ठीक है? चलो तो देखो 2 घोड़े हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की गति से एक दूरी को तय करते हैं और क्या करा, पहला घोड़ा दूसरे की तुलना में 12 मिनट अधिक लेता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करो। कभी भी अगर दूरी तुमसे पूछे, भैया ध्यान देना, कभी भी अगर तुमसे दूरी पूछे और 2 लोगों का चाल दे रखा हो और एक दूसरे की तुलना करा जा रहा हो और वहां पर कहा जा रहा हो एक इससे इतना ज्यादा ले रहा है या इतना कम ले रहा है, ज्यादा कहे चाहे कम कहे, तुम्हें तरीका एक का लगाना है। वो तरीका क्या है? दोनों का गुणा कर दो, यानी 10 गुणे 15, 10 गुणे और इसका अंतर ले लो, तो 10 और 15 का अंतर कितना होगा? 5। और फिर गुणे कर दो। कितना समय है? कितना समय अधिक ले रहा है या कम ले रहा है? 12। तो 12 अब मिनट में है ना, तो बटे 60 करना पड़ेगा ताकि घंटा में आ जाए। बस यही आंसर है। तो जरा देख लो, 12 पचे 5 तिहाई 5 दूना 3 दूना 6 किलोमीटर आ गया आंसर। बुझे सवाल को हम क्या बोले हैं कि 2 चाल देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? 2 चाल दिया हो और कह रहा हो इतना अधिक ले रहा हो या इतना कम ले रहा हो, ठीक है ना?
इतना अधिक ले रहा हो या इतना कम ले रहा हो, तो तुम्हें यही करना है कि दोनों चालों का गुणा करना है और उनका क्या लेना है, अंतर, वो नीचे लिख देना है। अगुड़े समय को ऊपर, और मिनट में है तो बटे 60 कर देंगे, और घंटे में आता तो कुछ नहीं करते। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या है ना? चलो, और भी कोई सवाल है क्या? नहीं है? एक सवाल है, 2-3 सवाल और है, ठीक ना? करा समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का मतलब समझो, देखो जरा सा ध्यान से समझना। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है भैया तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, तीनों भुजाएं समबाहु, बराबर बाहु, बराबर भुजा, यही ना? तो भुजाएं बराबर करा, उसका शीर्षलंब, शीर्ष माने शीर्ष से डाला गया लंब करा 15 सेंटीमीटर है। तो भैया हम तुम्हें बता दें, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है करणी में 3/2 गुणे भुजा। क्या होता है? करणी में 3/2 गुणे। अब ऊंचाई का मतलब ये शीर्ष लंबवत हुआ, इसका मतलब इसका मान कितना दे रखा है? 15। यानी अगर हम डी मान लें तो एडी का वैल्यू कितना दे रखा है? 15। तो रख दिया जाए तो भुजा आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बराबर करणी में 3/2 गुणे भुजा। तो 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 बटा करणी में 3 भुजा। करणी में 3 है ना? कोनो दिक्कत? हाँ, चलो ये हो गया भुजा का वैल्यू। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, जरा देखो, करा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? करणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो तुम्हें 2 फार्मूला मिल गया, दोनों को नोट कर लेना, ठीक है? तो इसका सॉल्व कर लिया जाए तो जरा देखो, करणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना मिला है? तो 30 गुणे 30, और नीचे क्या हो जाएगा? करणी में 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, यही ना? या इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो करणी में 3 गुणे करणी में 3 2 बार लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, करणी में से 3 करणी से 3 कट गया, 2 दूना 4, 2 15 ही हम 30, 2 15 ही हम, यही ना? अब देखो करणी में 3 से इसको काट सकते हो, इसको अगर 15 को तुम 3 गुणे 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो करणी से 3 ये कट गया, क्योंकि अगर ये संख्या 3 है तो इसको तुम 2 बार लिख सकते हो, करणी में लिख सकते हो ना? तो वही काम हम भी कर दिए। तो इससे कट गया तो ऊपर क्या आ गया? करणी में 3, और यहाँ पर क्या बचा? 15, और यहाँ पर क्या बचा? 5, और करणी में 3 बचा, तो क्या हो जाएगा? 15 × 5 75, करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो वर्ग सेंटीमीटर, यही ना? बस यही आंसर हो जाएगा। तो 2 फार्मूले नोट कर लेना। तो शीर्षलंब का मतलब समझ में आना? बस यहाँ से हमने ऊंचाई रखा, फिर भुजा ज्ञात किया, और उसके बाद फिर वही भुजा फार्मूले में रख दिया, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, चलो ठीक है। हाँ हाँ, अब दूसरा सवाल बता दें। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लोगों का केवल वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा। ठीक है, तो बस मेहनत करो। और ये लास्ट सवाल है, तो चलो अब देखो, ये लास्ट सवाल जो है ना, ये बिना फार्मूले के तुम नहीं लगा सकते भैया। अगर तुम्हें फार्मूला भूल गया तो तुम सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। और ये रेलवे का पूछा गया प्रश्न है, तो जरा देखो, करा बंटन का माध्य 24 है, मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक का मान ज्ञात करिए। तो विचरण गुणांक का सबसे पहले फार्मूला लिख लो भैया। तो विचरण गुणांक का फार्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। बस। अब देखो, मानक विचलन कितना दे रखा है? 6। माध्य कितना देख रखा है सवाल में? 24 गुणे 100। 6 चौके 4 से कितनी बार में कट जाएगा? कितना आया? 25%। ये इसका विचलन गुणांक हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो फार्मूला नोट करने का काम है। लेकिन अगर फार्मूला नहीं रहता तो सही बताना लग जाता क्या? नहीं लगता ना। चीजें समझ में आए कि नहीं? बातें समझ में आए कि नहीं? ठीक है, धन्यवाद।